की कोशिश करते हैं कि जो आपने तमिलनाडु और तमाम राज्यों की बात कही, उसकी इस वक्त के रुझान क्या हैं और नतीजे क्या आ रहे हैं। अजय जी बिल्कुल रीमा, चूंकि आप जनादेश पर बात कर रही हैं और जनादेश में आप मुद्दों की बात कर रही हैं, मुद्दों पर आप अपने अपने मेहमानों के साथ एनालिसिस कर रही हैं, लेकिन बिग डेटा एनालिटिक्स डेटा सेंटर में होता है और इस वक्त हम हैं जनादेश डेटा सेंटर में। अनुभव हमारे साथ हैं जो कि डेटा पर नजर बनाए हुए। अनुभव, अगर अभी तक की हम बात करें कितने वोटों की गिनती है, क्या ये जो टैली आपको दिख रही है वो वहीं पर टिकने वाली है या फिर तस्वीर अगले कुछ घंटों में बदल सकती है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर हम बात करें तो अब तक तकरीबन जो 42 करोड़ जो वोट हैं उनकी गिनती हो चुकी है। और कल इलेक्शन कमीशन ने कहा था, राजीव कुमार ने, कि 64 करोड़ से ज्यादा वोट पड़े हैं और 42 करोड़ वोटों की गिनती अब तक हो चुकी है। यानी 22 करोड़ वोटों की गिनती अभी होनी बाकी है। और बीजेपी को अब तक जो वोट गिने जा रहे हैं, रुझान जो आ रहे हैं, 17.5 करोड़ वोट मिल चुके हैं। वोट परसेंटेज जो है तकरीबन 39% है बीजेपी का। कांग्रेस की अगर बात करें तो तकरीबन 10 करोड़ वोट जो है वो कांग्रेस को भी मिल चुके हैं। तो 22 करोड़ वोट अभी गिने जाने बाकी हैं। लेकिन ये बताइए, नतीजे क्यों नहीं आ रहे? केवल रुझान तक क्यों आ रहा है? अभी 3:16 हो रहे हैं, नतीजे जीत के क्यों नहीं जारी हो पा रहे हैं चुनाव की तरफ? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 5 विधानसभाएं होती हैं, कई 6 विधानसभा है, 11 लाख 12 लाख वोट पड़े हैं, ईवीएम लगी हुई है, तो इतना आसान नहीं होता। विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव में अंतर है, इसीलिए। और इलेक्शन कमीशन ने भी पूरी तैयारी की है, हर एक चीज़ों को देखा जा रहा है, वोटों की गिनती हो रही है, ईवीएम से गिनती हो रही है, तमाम सारे जो लोग हैं, पीठासीन अधिकारी, वो सब लगे हुए हैं, वोटों की गिनती जारी है। लेकिन हाँ, अभी तक 3 नतीजे आए हैं, पर रुझान जो है वो सारी 543 सीटों पर आ चुके हैं। और वोटों की गिनती हमने पहले ही बताया दर्शकों को, 42 करोड़ वोट गिन लिए गए हैं, लेकिन 22 करोड़ वोट अभी गिने बाकी हैं। और ये देखिए कि अभी जो गिनती है वो लगातार जारी है और जो इलेक्शन कमीशन है वो लगातार ये कह रहा है कि आंकड़ों पर किसी भी तरह का संदेह ना हो, इसको लेकर के सारी सतर्कता बरती जा रही है और पूरी दुनिया में ये संदेश जाए कि जो निष्पक्ष चुनाव कराए जाने हैं उसकी एक मजबूत तस्वीर भारतीय लोकतंत्र की बाहर जा रही है। रवि जी, दक्षिण पर निगाह बनाए हुए थे, दक्षिण से बहुत सारी उम्मीदें थी, तमिलनाडु ने निराश जरूर किया, लेकिन कर्नाटक ने शायद इस बार थोड़ा सा बचाया है। दक्षिण में क्या स्थिति है अगर हम एनडीए की बात करें? देखिए, दक्षिण में एनडीए को जिस तरह से उम्मीद थी, कर्नाटक में बीजेपी हमेशा से अच्छा प्रदर्शन करती आई है, पिछले चुनावों में भी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन फिलहाल जो रुझान अभी मिल रहे हैं, कर्नाटक में इतना अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का नहीं है। लेकिन उसकी भरपाई कुछ हद तक आंध्र प्रदेश में एनडीए ने कर दी है। जो टीडीपी का वहाँ पर प्रदर्शन रहा है बेहद उम्दा, हम कह सकते हैं। अपने दम पर टीडीपी वहाँ पर राज्य में भी सरकार बना रही है और लोकसभा में भी टीडीपी की बदौलत एनडीए का जो मार्जिन है लोकसभा में काफ़ी अच्छा हुआ है वहाँ पर। इसके अलावा जो रुझान है उससे ऐसा लग रहा है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि केरल में खाता खोलने में बीजेपी कामयाब होगी इस बार। सुरेश गोपी, जो कि एक एक्टर भी हैं केरल सिनेमा के, वो त्रिशूर की सीट से काफ़ी राउंड की वोटिंग हो चुकी है, काउंटिंग हो चुकी है और वो अपनी बढ़त बरकरार किए हुए हैं। तो मिशन साउथ को आप किस तरह से आंकते हैं? अगर आप ओवरऑल देखें कि एनडीए का जो प्रदर्शन है मिशन साउथ को लेकर के किस तरह से रहा और क्या ये फैक्टर सरकार के गठन में भी काम करता हुआ नजर आए? बिल्कुल, देखिए, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में बीजेपी का प्रदर्शन ठीक रहा है। तेलंगाना में भी बीजेपी का प्रदर्शन इतना ख़राब नहीं रहा है। कर्नाटक में थोड़ा नुकसान उनको हुआ है। केरल में जबकि खाता खोलने में पहली बार अगर सुरेश गोपी जीतते हैं तो ऐसा पहली बार होगा कि केरल से कोई बीजेपी का सांसद लोकसभा में पहुंचेगा। और तमिलनाडु में फ़िलहाल जो इंडिया अलायंस है वो हावी दिख रहा है। तो तमिलनाडु में जो उम्मीद थी बीजेपी को, एनडीए को, वो इस बार तो पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन हमारे हेड ऑफ रिसर्च हैं अतुल मिश्रा, और अतुल, आपसे समझना चाहेंगे कि ओवरऑल पिक्चर जो उम्मीद की जा रही थी एनडीए को, वो कहीं ना कहीं आपको निराशा लगी? अभी भी आपको उम्मीद है कि आंकड़े बदल सकते हैं? नहीं, आंकड़े तो अभी मतलब मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत अभी उसमें फेरबदल होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन वोट शेयर भी भाजपा का जो है थोड़ा सा 2019 के मुकाबले डाउन हुआ है, तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि आंकड़ों में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। लेकिन एनडीए जो है सरकार बनाती हुई दिख रही है। ऐसा क्यों? इसकिस आधार पर आप कह रहे हैं कि एनडीए सरकार बनाती हुई दिखाई दे? क्योंकि मतलब जिन सीटों पे मार्जिन लेके चल रहे हैं वो कुछ पे लीड इतनी ज़्यादा है कि मुझे लग रहा है कि आंकड़े यहीं पे स्थिर रहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रुझान आ रहे हैं आंकड़े वहीं पर स्थिर रहेंगे। जम्मू कश्मीर में आप बता रहे थे कि बड़े जो चेहरे हैं वो हार गए, उसकी वजह क्या रही?
हाँ, ये एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है जम्मू कश्मीर से हमको। उमर अब्दुल्ला चुनाव हार गए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेड रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जनता ने उनको नकार दिया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी अपना चुनाव हार गई हैं। लेकिन भाजपा जिन 2 सीटों पर कॉन्टेस्ट कर रही थी, वो घाटी की 3 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ी और 2 सीटों पर जम्मू और उधमपुर दोनों सीट अपने खाते में लाने में कामयाब रही है। रुझान उनके फेवर में है और दोनों पे चल रहे हैं। वहीं बात करें अगर उत्तर पूर्व के राज्यों, उत्तर की राज्यों, नॉर्थ इंडिया के स्टेट में, तो नॉर्थ इंडिया में पिछली बार भाजपा का प्रदर्शन बहुत अच्छा था। कुल 126 सीटें आती हैं नॉर्थ इंडिया से, लेकिन अब की बार भाजपा और भाजपा एलाइज जो है कुल 59 सीटों पे या 58 सीटों पर जो है रुझान में है और एक तगड़ा झटका लग रहा है नॉर्थ से। हालांकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहे हैं, लंबी लीड से जीते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बहुत अच्छी जानकारी हमको आ रही है कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, आप 42% वोट भाजपा ने गेन किए थे, वही 42% अभी मिल रहे हैं भाजपा को। और समाजवादी पार्टी को 2022 में 32% वोट शेयर मिला था, वही 32% आज भी वही है, वही स्थिर है। तो ये लग रहा है कि जो विधानसभा चुनाव में जो वोट पड़े थे, उसी के आधार पर मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव में मतदान किया। कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं और कई सीटों पे कई आश्चर्यजनक नतीजे आए हैं। बाराबंकी से तनुज पुनिया जो कि 2 बार से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार जनता ने उनको स्वीकार किया, लग रहा है कि स्वीकार किया और लंबी मार्जिन से आगे चल रहे हैं। अतुल, एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा चूंकि दोनों राज्य लगे हुए हैं, ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में उतना बेहतर नहीं कर पाई लेकिन उड़ीसा स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है? उड़ीसा में देखिए, भाजपा गठबंधन, भाजपा कैडर ने ये बहुत दिन से लगे हुए थे, बहुत दिन से काम कर रहे थे और एंटी इनकम्बेंसी कई वर्षों की वहाँ पे चली आ रही थी नवीन पटनायक की, और कई करप्शन के चार्जेस मतलब अभी लगाए गए चुनाव के दौरान, उसका भी असर देखने को मिला। तो उड़ीसा में इस बार एक अच्छा भाजपा को फेवर मिला है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं विनोद मिश्रा जी जो कि कंसल्टिंग एडिटर हैं। विनोद जी, ओवरऑल तस्वीर जो इस वक्त दिखाई दे रही है 295 एनडीए की और इंडिया अलायंस 219, आईएनसी अभी 99 पर, आपको लगता है कि अभी कुछ चीजें, कुछ सरप्राइजेस अभी भी चुनाव आयोग के पेटी में बंद है? देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सरप्राइजिंग जो है समझ में है। हम लोग ये जो स्टेबल गवर्नमेंट को देखने के एक आदी रहे हैं 2014 से, तो ये लगता है कि एक बहुत बड़ा डेंट लगा है। लेकिन अगर मैं एक पॉजिटिव दिखा रहा हूं, अगर इसकी तस्वीर देखें कि अगर बीजेपी लगभग 250 पे आती है तो बड़ी बात है। ये 3rd टर्म के प्राइम मिनिस्टर का ये चुनाव को लेके, अगर 3rd टर्म के बीजेपी को एक सरकार बनाने के लिए ये मैंडेट है, तो आप कह सकते हैं, आपको लगता है सरकार के लिए मैंडेट है, मोदी जी के लिए मैंडेट मिलेगा तीसरी बार? ये साफ साफ दिख रहा है आपके सामने में। आपका टैली अभी तक ये बता रहा है कि ये मैंडेट जो है वो मोदी के लिए 3rd टर्म के लिए है। तो आप कह सकते हैं कि ये, इसको आप ये मान नहीं सकते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा चेंज इंडिया में इस तरह की चीजें आई है। चूंकि हम लोगों की एक आदत है 2014 से एक स्टेबल गवर्नमेंट देखने का। ये आपने आज एक स्टॉक मार्केट, आप तो खुद अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं, कि आप देखिए कि 42,000 करोड़ रुपया एक झटके में सिर्फ इसी परसेप्शन से डूब गया कि स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी तब क्या होगा भारत में। ये ठीक है, ये बात इसी तरह से हम आम लोगों को भी इसी तरह की इस बात की शिकायत है कि स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगा तो रिफॉर्मेशन किस तरह से रुक जाएगा। स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आएगी तो इंडिया का जो ग्रोथ इंजन बन रही थी वो कैसे होगा, या इंटरनेशनली इसका क्या इम्पैक्ट होगा। आपको लगता है कि हम कोएलिशन युग में प्रवेश करने जा रहे हैं? अब स्टेबल गवर्नमेंट या वन पार्टी जो कहा जाता था कि अब केवल बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाती हुई नहीं दिखाई दे रही है, तो क्या हम कोएलिशन गवर्नमेंट के दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं? यस, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। और जो टैली है अभी तक का, उसमें तो आप कह सकते हैं कि ये कोएलिशन दौर फिर से शुरू हुआ है। 2009 के बाद, 2014 के बाद का जो सिचुएशन इंडिया में बना वो टर्न लिया है, ठीक है। लेकिन अब सवाल यह है कि लीडरशिप के रूप में अगर आज भी पीएम मोदी है, अगर बीजेपी को 250 के आसपास सीट है, तो वो कोalition की मजबूरी जो कांग्रेस के समय में होती थी वो शायद नहीं होगी। फैसले लेने के मामले में मुझे नहीं लगता पीएम मोदी को किसी भी तरह की दिक्कत हो। चले तो और इस वक्त की ये ब्रेकिंग